नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे अंबेडकर नगर की, जहां अंबेडकर नगर महोत्सव दिवस मनाए जाने के संबंध में जिलाधिकारी ने प्रेस वार्ता की। आगे बात होगी अशोक नगर की, जहां महिला बाल विकास विभाग की अपर संचालक और सहायक संचालक ने किया चंदेरी स्थित आंगनबाड़ियों का औचक निरीक्षण। इसी के साथ ही रुख करेंगे बलिया की ओर, जहां ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद अंबेडकर नगर स्थापना दिवस मनाए जाने के संबंध में पत्रकार बंधुओं के साथ प्रेस वार्ता आयोजित की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी के द्वारा अवगत कराया गया कि अंबेडकर नगर महोत्सव के अंतर्गत 2 दिवसीय कार्यक्रम 28 सितंबर और 29 सितंबर को प्रस्तावित किया गया है। अंबेडकर नगर स्थापना दिवस महोत्सव 2022 के अंतर्गत 28 सितंबर को सुबह 7 बजे से 9 बजे तक मैराथन 10 किलोमीटर एकलव्य स्टेडियम से टांडा रोड हवाई पट्टी तक, 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक स्कूली बच्चों के द्वारा गीत, डांस, 1 एक्ट प्ले, करतल, विज्ञान प्रदर्शनी लोहिया भवन में 1 बजे से शाम 4 बजे तक सांस्कृतिक विभाग के स्थानीय कलाकारों के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों की प्रस्तुतिकरण दी जाएगी। 4 बजे से शाम को 6 बजे तक पीएसी बैंड कार्यक्रम, बच्चों का लेजर शो हवाई पट्टी और शाम को 6 बजे से रात 9 बजे तक स्वराज बैंड के द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। इसी की तरीके से और भी चीजों के बारे में उन्होंने जानकारी दी है। इस बैठक के दौरान मुख्य विकास अधिकारी अनुराग जैन, अपर जिलाधिकारी न्यायिक वैभव शर्मा समेत कई लोग उपस्थित रहे। और इस जनपद के हर व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं, ये सिर्फ जिला प्रशासन के कार्यक्रम नहीं है। हमारे जनपद के करीब 29 लाख जनपद वासी है, उन सभी के लिए मैं इस पूरा कार्यक्रम को समर्पित करना चाहूंगा। और ये कार्यक्रम जनता का कार्यक्रम है, किसी सरकारी कार्यक्रम नहीं है। हम लोग भले ही इसको फैसिलिटेट करेंगे, सारे चीज की व्यवस्था हम लोग जनपद प्रशासन की तरफ से कर रहे हैं, बट हमारा उद्देश्य है ये जो दुर्गा पूजा की अवधि स्टार्ट हो रहा है, 26 से स्टार्ट हो रहा है, इसके साथ, इस हर्ष उल्लास के साथ हमारे जनपद वासियों को ये सुविधा भी हम लोग उपलब्ध कराना चाहते हैं। इसमें कल्चरल प्रोग्राम के साथ साथ हमारे स्थानीय कलाकार, जो लोकल कलाकार हैं, उनको भी एक मंच मिलेगा। उनका टैलेंट को प्रस्तुत करने के लिए, उनको स्किल को प्रस्तुत करने के लिए एक अच्छा अवसर प्राप्त होगा। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय उपाध्याय की रिपोर्ट। महिला बाल विकास भोपाल की अपर संचालक और सहायक संचालक द्वारा अशोकनगर जिले के चंदेरी तहसील अंतर्गत आने वाली चिन्हित आंगनबाड़ियों का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें उनके द्वारा विभागीय कार्यों का भी निरीक्षण किया गया। विगत माह का रजिस्टर चेक किया गया तो और बच्चों को प्रदान किए जाने वाले पोषण आहार से संबंधित जानकारियां भी ली और वार्ड क्रमांक 10 स्पष्ट आंगनबाड़ी केंद्र पर अपर आयुक्त के द्वारा बच्चे का वजन भी तोला गया और खाने की गुणवत्ता भी टेस्ट करी गई। आज आपके द्वारा जो आंगनवाड़ियों का निरीक्षण किया गया है, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आज शहरी क्षेत्र के आंगनवाड़ी केंद्रों का जो है अवलोकन किया। जो बच्चों को 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, जिनको हार्ड कुक मील मिलता है, उस भोजन की गुणवत्ता देखी, उपस्थिति जो है बच्चों के रिकॉर्ड का अवलोकन किया। ये आंगनवाड़ी केंद्रों में मुख्यतः जो है पोषण आहार आ रहा है, लेकिन उपस्थिति और भी बढ़ाने की ज़रूरत है। साथ में आंगनवाड़ी केंद्रों में जो साफ़ सफाई है वह भी पर्याप्त ध्यान दिया जाए उस, और साथ ही आंगनवाड़ी केंद्रों में जो टेक होम राशन के जो पैकेट्स आते हैं, जिसमें खिचड़ी है और बाल आहार है, बर्फी जो आते हैं, उनका भी जो है हितग्राहियों को मंगलवार को कार्यकर्ता द्वारा जो है वितरण किया जाता है, उसका भी रिकॉर्ड रखा जाए। उनके हस्ताक्षर ले लिए जाएं, उनसे पावती ली जाए हितग्राहियों को, जिनको कि कार्यकर्ता द्वारा ये पोषण आहार दिया जा रहा है। साथ में जो हमारे जो बच्चे पोषण में कमज़ोर हैं, जो सैम कैटेगरी या मैम कैटेगरी में आते हैं, जो कुपोषित बच्चे हैं, उनकी भी देख रेख और उनको एनआरसी में भर्ती करने के भी निर्देश दिए गए। और साथ में हमारे
माननीय जो हमारे अपर प्रमुख सचिव महोदय हैं और डायरेक्टर सर हैं, उनके भी निर्देश हैं कि 1 सप्ताह के अंदर जो हमारे हितग्राही हैं, खासतौर पर जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं जिन्हें आर्थिक मिल दिया जाता है, उन्हें संपर्क ऐप में नाम सहित जो है दर्ज करना है। ये काम अभी इनको समय सीमा में करना है, जिसके निर्देश अभी परियोजना अधिकारी और पर्यवेक्षकों की जो बैठक थी उसमें। अशोकनगर से सी संवाददाता सिद्धार्थ साथ की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश समेत देश के विभिन्न हिस्सों में सड़कों और एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया जा रहा है। इसी के तहत उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले गाजीपुर से बलिया तक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की सौगात मिली है। 118 किलोमीटर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। उप निबंधक कार्यालय में अभी तक 9 किसानों को अपना जमीन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा है। ये लिंक एक्सप्रेसवे गाजीपुर से लेकर बलिया होते हुए मांझी घाट तक बनना, इसको लेकर युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है। सदर तहसील और सब रजिस्ट्रार विनय कुमार सिंह ने बताया कि बलिया सदर और बैरिया तहसील के करीब 98 गांवों का रजिस्ट्री होना अभी भी बाकी है। जी सर, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का भूमि अधिग्रहण का कार्य चल रहा है, ऐसे में अभी तक क्या स्थिति है और कितने किसानों ने आपके यहाँ रजिस्ट्री हो चुकी है? मैं विनय कुमार सिंह, सब रजिस्ट्रार सर बलिया। हमारे यहाँ टोटल 83 गाँव की रजिस्ट्री होनी है बलिया सदर में। अभी 4 दिन पहले 4 किसानों की रजिस्ट्री हुई है और आज 5 किसानों की रजिस्ट्री हो रही है। टोटल बलिया में देखा जाए लगभग 25,000 किसान हैं जिनके ज़मीन का अधिग्रहण करना है। यह प्रक्रिया अभी पितृपक्ष की वजह से थोड़ा स्लो चल रहा है, 2-4 दिन में प्रक्रिया काफ़ी स्पीड पकड़ेगी। किसानों को किन किन दस्तावेजों का देना पड़ेगा ताकि उनकी रजिस्ट्री आसानी से हो सके? किसानों के हम लोग खतौनी ले रहे हैं, उनके आईडी के लिए उसमें आधार कार्ड ले रहे हैं और जो भी उनके प्रमाणित तो फ़ोटो ले रहे हैं, उनके अंगूठा के निशान ले रहे हैं। हम ये सब चीज़ें हम उनसे ले रहे हैं। रजिस्ट्री के कितने दिन बाद जो पैसे हैं वो खाते में आ जाएंगे? रजिस्ट्री के उसी दिन या अगले दिन तक पैसे जो उनके मुआवजा मिलना है वो उनके खाते में क्रेडिट हो जाएंगे। कुछ किसानों का ये भी कहना है कि रजिस्ट्री के हफ्तों दिन बाद पैसा आने का भी बात कही जा रही है, ये कितनी होता है? तो अभी इसमें बहुत लोगों को जानकारी है नहीं, लेकिन जब रजिस्ट्री होती है तो जो प्रतिफल होता है उनको पूर्णतः मिल जाता है, तभी रजिस्ट्री होती है। तो इस तरह की बात तभी हम लोग रजिस्ट्री करते हैं। जी, बाकी अभी तक जो किसानों ने रजिस्ट्री नहीं करा पाए उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? उनको मैं बस यही कहूँगा कि यह एक बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। इसके साथ बलिया के साथ साथ पूरे पूर्वांचल का विकास होगा, उसमें बढ़ चढ़ के भाग लें, इससे और जो है इससे बलिया का विकास ही होगा। ग्रीनफील्ड अगर एक्सप्रेसवे बलिया में बनता है तो इससे कितना लाभ होगा किसानों के लिए? इससे सबसे बड़ा एक परिवहन का एक माध्यम उनको मिल जाएगा। इससे वो लखनऊ की दूरी 3 या 4 घंटे में तय कर लेंगे। इसके साथ साथ लखनऊ से वो प्रदेश के किसी कोने में, देश के कोने में जा सकते हैं। कहाँ पे आए हैं? अभी कहाँ पे आए हैं? तहसील में आए हैं, रजिस्ट्री ऑफिस। क्या हो रहा है अभी? ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का जी हाँ, रजिस्ट्री करने आए हैं, अपनी ज़मीन उसी में दे रहे हैं। कितना ज़मीन दिए हैं आप? 2 मंडल। अच्छा, कितना फ़ायदा होगा ग्रीनफील्ड बन गए, एक्सप्रेसवे बन जाने से? बहुत फ़ायदा है, सबको फ़ायदा मिलेगा, पूरे देश को फ़ायदा है। सर, ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का भूमि अधिग्रहण का कार्य चल रहा है, ऐसे में अभी तक कितने किसानों ने यहाँ पर रजिस्ट्री करा चुके हैं और कितने गांव इसमें आ रहे हैं और कितने ज़मीन भूमि अधिग्रहण किए जाएंगे? इसमें हमारी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे की रजिस्ट्री जो शुरू हुई है, जो योजना हमारे गाजीपुर से लगभग मांझी घाट तक जाती है, सारण जिला को जोड़ती है बिहार को। इसमें हमारे बलिया के 82 सदर के 82 गाँव जा रहे हैं और आपके बैरिया के तहसील के 16 गांव जा रहे हैं, जिसमें हमारे बलिया सदर में भी रजिस्ट्री प्रारंभ हो चुकी है। इसमें हमारा 16 तारीख को जो है 4 रजिस्ट्रियाँ हुई थी और आज 5 रजिस्ट्री हुई है। और हमको जो है जो निर्देश मिले हैं माननीय शासन द्वारा कि इसको जल्द से जल्द जो है इसका भूमि अधिग्रहण का कार्य किसानों से संपर्क स्थापित करते हुए, समन्वय स्थापित करते हुए, समझा बुझा कर जो भी इनकी वो हैं दिखते हैं उनको शार्ट आउट करते हुए जल्दी जल्दी रजिस्ट्री कराना है, जिससे जो है जल्द से जल्द इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पे कार्य शुरू होकर इस पे जो है जनता को लाभ प्राप्त हो सके। जी सर, देखा गया कि इस दौरान कल कुछ किसानों का विरोध भी रहा कि जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जो भूमि अधिग्रहण का जो कार्य चल रहा है इसमें सर्किल रेट बढ़ाने को लेकर गाजीपुर में किया गया, बलिया में, तो कैसे देखते हैं? देखिए, इसमें सर्किल रेट को जो प्रावधान है उसमें ग्रामीण क्षेत्र में 4 गुना है कृषि भूमि का और शहरी क्षेत्र में जो है 2 गुना है।
तो जो माननीय शासन से दिशा निर्देश या गाइडलाइन है उसके अनुसार हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि उनको 4 गुना ग्रामीण क्षेत्र में और 2 गुना शहरी क्षेत्र में उनको मुआवजा दिया जाए। उसका पूर्णतः अनुपालन हो रहा है। अगर किसी को मांग मलाल है, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, हम लोग जाके समझाएंगे, उनको बताएंगे और प्रयास करेंगे कि वो मान भी जाएंगे। अभी तक जिन किसानों ने रजिस्ट्री नहीं हुआ उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यही देना चाहेंगे कि ये बहुत ही अच्छी योजना है। बलिया को जोड़ने के लिए जो है आपके अन्य ज़िलों से, अन्य मतलब स्टेट से भी और आपके राजधानी से भी जुड़ने के लिए इसमें सब लोग सहयोग करेंगे जिससे बलिया का विकास हो सके। बलिया से सीनियर संवाददाता आनंद दुबे की रिपोर्ट। गोवर्धन मथुरा रोड पर बने गड्ढे आए दिन घटनाओं का कारण बनते नजर आ रहे हैं, जिसके कारण आए दिन कोई ना कोई घटना जरूर हो रही है और सुर्खियां बन रही है। इसी के चलते बीती रात झांसी से आए युवक गोवर्धन से परिक्रमा करने के दौरान ऑटो से मथुरा रेलवे स्टेशन रास्ते में जा रहे थे कि गड्ढों से बचवाने के चक्कर में ऑटो डिवाइडर पर चढ़ गया, जिसके चलते ऑटो में बैठी सवारियों को काफी चोटें आई, जिसमें लगभग आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को स्थानीय नागरिकों की सहायता से गोवर्धन सामुदायिक केंद्र पहुंचाया गया है। क्या नाम है भैया आपका? कहाँ के रहने वाले हो? झांसी। ये क्या मामला हुआ है आपके साथ? अरे वो डिवाइडर पे ऑटो चढ़ गया तो पलट गया ऑटो। अच्छा, तो ऑटो किसके कारण वहाँ पे पलटा था? गड्ढे हैं वहाँ पे बहुत सारे ना, इसलिए गड्ढे में पहिया गया ऑटो का। बगल में साइड में वो खड्डा पड़ा हुआ था, बड़ा सा पत्थर, उस पर चढ़ के डिवाइडर पे चढ़ गई, इसलिए पलट गई। तो कितने लोगों को चोट आई है? 2 लोगों को चोट आई है, ज़्यादा कुछ चोट नहीं है, मामूली चोट। मथुरा से सीनियर संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। मोहन की जंगल में राजाजी नेशनल टाइगर रिजर्व पार्क के सामने 4 गाड़ियों की आपस में भिड़ंत हो गई, जिसमें एक मोटरसाइकिल पर सवार उत्तराखंड पुलिस आरक्षी जवाहर सिंह तोमर तैनाती थाना बैंगलोर जनपद हरिद्वार में थी, उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि क्रेटा गाड़ी में सवार ड्राइवर सुनहरा सिंह IITC सहारनपुर की वाहन संख्या होंडा अमेज में सवार रमेश पुत्र तोला भट्ट सालावाल थाना हाथी बड़कला देहरादून सुशील पत्नी रमेश भट्ट को चोटें आई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए फतेहपुर भेजा गया है। सहारनपुर से सीनियर संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। बुलंदशहर में खेत तालाब बन गए हैं, खेतों में धान की खड़ी फसलें डूब गई हैं। धान की फसल में बालियों तक पानी पहुंच गया है। कई खेतों में 100% धान की फसलें डूब गई हैं। तेज बारिश और खेतों में जल भराव से धान की फसलें तबाह हो चुकी हैं। किसानों को भारी नुकसान हुआ है। धान की पकी फसलों में भरा 4-4 फीट पानी से किसानों की बेचैनी बढ़ गई है। नुकसान का आकलन की तैयारी में प्रशासन जुटा हुआ है। क्या नाम है दादा आपका? मेरा नाम है रामवीर शर्मा जी। जो दादा 3 दिन से लगातार जो बरसात हो रही है और धान की फसल पकी हुई खड़ी है, तो किस तरह का नुकसान है जी? इस बारिश से, बिन मौसम की बारिश से इस गांव कुमरपुर के इस एरिए में 90% नुकसान है। देखिए अब क्या करें, ये सारा पानी में डूबा पड़ा है और कर्ज ले करके ये हमने डीजल फूंक के ये जो फसल पैदा की थी और ये डूब गई। 3.5 फीट पानी है, 4 फीट कहीं 4 फीट कहीं 3.5 फीट। तो हम लोग जो है का बिल्कुल खाने और पहनने को और मोहताज हो चुके हैं। अब हम तो ये कर रहे हैं कि ये हमारी सरकार ही कुछ मदद करेगी, वरना हम बिल्कुल बेकार हो चुके हैं। कहाँ से हम वो कर्जा देंगे, कहाँ से बच्चों को लाएंगे? हमारे पास तो यही धंधा था, केवल खेती मजदूरी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं? कुमरपुर के। अच्छा, जो 3 दिन से लगातार जो बरसात पड़ रही है और धान की पकी हुई फसल खड़ी है, तो किस तरह का नुकसान है? नुकसान ये बिन मौसम बरसात हुई है, सब धान पका हुआ खड़ा था, सब ज़मीन पे लेट चुका है। इसकी वजह और खेतों में 3-3 3.5 फीट पानी है। अब किसान तो चौपट अब तक पार कराया, कर्ज लेके तो पार कराया था इस फसल को, और अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। अब ये किसान कहाँ जाएगा? अब तो ये सरकार से ही कुछ आशा रखेगा, सरकार कुछ मदद कर दे। अब किसान के पास कुछ नहीं बचा है। तो आप सरकार से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से किस तरह की अपील करना चाहते हैं? अपील यही करेंगे मुख्यमंत्री जी से, भाई वो कुछ किसानों का दुख दर्द देख के कुछ किसान को राहत दे दें, सहायता दे दें। नहीं तो किसान तो यहाँ बुलंदशहर यूपी में गांव कुमरपुर में तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। उधर नदी भी काली नदी भी बाढ़ आ गई है और
अभी हम आए हैं, अभी हम एक वीडियो भी बना के लाए हैं खेतों की, 3.5-4 फीट पानी है, धान की बाली नहीं दिख रही हैं। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। बुलंदशहर के सियाना के पास चिंगरावटी गांव में अचानक चक्रवाती तूफान आने से बहुत भारी नुकसान हुआ है। 150 से 200 मीटर की रेंज में तूफान था, जिसमें 1617 मकानों को आंशिक क्षति हुई है। कोई जनहानि नहीं हुई है। एडीएम वित्त मौके पर भेजे गए हैं, उसका सत्यापन भी किया जा रहा है। जो अमान्य सहायता होगी वो देवी आपदा के तहत उनको 24 घंटे के लाभार्थियों के खाते में पहुंच जाएंगे। अगर किसी के यहाँ खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो वो भी किया जाएगा। तूफान की सूचना आई गई है, उसमें क्या पूरा अपडेट है सबका? आज दोपहर में लगभग 1:30 बजे सियाना तहसील के चिंगरावटी गांव में चक्रवाती तूफान आया था। लगभग उसका 150 से 200 मीटर के एरिया में था, और जिसमें लगभग 16-17 मकानों के आंशिक रूप से क्षति हुई है। कोई जनहानि नहीं हुई, तो कोई पशुहानि नहीं हुई है। एडीएम फाइनेंस मौके पर है। जो भी नुकसान हुआ उसका सत्यापन कराया जा रहा है, और जो भी अनुमन्य सहायता है देवी आपदा नियम के तहत वो विदिन 24 आवर हम उनके लाभार्थियों के खाते में डाल देंगे। मैंने ये भी कहा है कि मौके पर यदि किसी के यहाँ खाने पीने की कोई क्राइसिस हो तो तत्काल उनके खाने पीने की भी व्यवस्था की जाए। बर्तन आदि की भी अगर कोई नुकसान हुआ है तो उसकी भी व्यवस्था की जाए। और एसडीएम, तहसीलदार, एडीएम फाइनेंस मौके पर हैं। अच्छी बात यह है कि कोई जनहानि और कोई पशुहानि नहीं हुई है। 3 लोग मामूली रूप से घायल हुए थे, वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। प्रारंभिक उपचार के बाद वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं। बाराबंकी से सीनियर संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। बुलंदशहर में 20 दिन से नहीं चल पाया 60 लाख रुपए की लागत से बना हुआ नगर पंचायत का नाला। सीमेंट की बजाय बालू से चुन दिया गया था 60 लाख रुपए का नाला, जबकि मानकों को ताक पर रखकर इस नाले का निर्माण कराया गया था और आज उसकी पोल खुल गई है। पासू नगर पंचायत दफ्तर के सामने बन रहा नाला 20 दिन में ही गिर गया। महज 20 दिन में 60 लाख का नाला गिरने के बाद करप्शन की लूट की चर्चा हो रही है। पासू नगर पंचायत क्षेत्र का मामला है और नगर पंचायत अपने दफ्तर के सामने बनवा रही थी इस 60 लाख रुपए के नाले को। क्या नाम है? मेरा रेहान नाम है। कहाँ के रहने वाले हो? पासू। अच्छा रेहान, ये जो नाला बना है कितने दिन हो गए, और ये अभी चालू भी नहीं हुआ, टूट गया? इसे लगभग 8 से 10 दिन हुए बने हुए। 8-10 दिन में टूट गया? 10 दिन होंगे ज़्यादा। तो किसके द्वारा बनाया जा रहा था ये नगर पंचायत था। देख रहे हो कि ये टूटा हुआ है, मतलब ये नाला बना था ना ही इसमें आपको दिखाइए क्या दिख रहा, मतलब ना ही तो देखो ना इसमें सीमेंट मिली है ना कुछ लागत नहीं लगी है, लागत लगी नहीं है। और यहाँ से देखो इधर से सारा नाला टूटा पड़ा है। कितने दिन हो गए इसको? ज़्यादा दिन नहीं, 7-8 दिन हुए हैं। और देख रहे हो आप, इसे ना तो इसमें सीमेंट मिल रही है, बताओ 7-8 दिन हुए हैं और ये नाला टूट गया। तो क्या तुम मानते हो कि ठेकेदार द्वारा इसमें भ्रष्टाचार किया गया है? जी हाँ, बिल्कुल। बुलंदशहर से सीनियर संवाददाता नितिन सिंह राजपूत की रिपोर्ट। अमरापारा से पाकुड़ रोड में चलने वाली कोल माइंस की गाड़ी में कोयला की ओवरलोड की वजह से एक युवक बाल बचा। युवक का नाम गणेश कुमार है। गणेश ने बताया कि वो पाकुड़ से अपना कुछ पर्सनल काम करके आ रहा था कि उसी दौरान मोहनलाल गांव में कोयला गाड़ी की ओवरलोडिंग के कारण उसके मोटरसाइकिल में कोयला का एक बड़ा चस्पा गिर गया, जिसकी वजह से उसके मोटरसाइकिल का बैलेंस बिगड़ा और वो गिर गया। गणेश की मोटरसाइकिल टूट गई और उसके शरीर में गंभीर चोटें भी आई हैं। तब भी गणेश ने बताया कि उसका एक्सीडेंट होने पर कोल माइंस के कंपनी का एक भी आदमी ऑफिसर नहीं आया, जबकि एक्सीडेंट होने के 5 मिनट से 10 मिनट तक एक्सीडेंट होने वाला युवक के पास कंपनी का ऑफिसर भी पहुंचना चाहिए था। ऐसा बताया जा रहा है कि गाड़ी में कोयला की ओवरलोड की वजह से ये दुर्घटना हुई थी और ये दुर्घटना बड़ी भी हो सकती थी। देखिए भैया, हम पाकुड़ से भी आ रहे थे, उधर से डंपर जो भी एक लगातार में आ रही थी, ठीक है, जिसकी वजह से पूरा स्पीड में आ रही थी, ओवरलोड गाड़ी था, उससे एक बोल्डर गिरा, चप्पा कोयला का बड़ा वाला। मेरा गाड़ी बैलेंस नहीं हुआ, पूरा स्पीड से गिर गया। अच्छा हुआ कि बाएं साइड गिरा, ठीक है, दाहिने साइड गिरने से हम गाड़ी में शायद घुस सकते थे, मर भी सकते थे, कुछ भी हो सकता था मेरा। इसलिए अभी पूरा चोट लगा, देख सकते हैं, इस सब में पूरा मेरा लगा है। गाड़ी भाजर वगैरह सब टूट गया, देख सकते हैं इधर। और ये ओवरलोडिंग का सिस्टम बंद करना बहुत ज़रूरी है, तो सही कहेंगे हम। आप अभी क्या चाहते हैं?
अब मेरा क्या फैसला हो जाएगा और क्या चाहते हैं, मेरा गाड़ी बन जाएगा और क्या चाहेंगे। आपको ज़्यादा जो चोट लगा तो नहीं है लगी? इस समय बहुत जोर से लगा है, मेरा ये सब भी लगा है, इसमें ट्रीटमेंट हो जाएगा बस, और हम क्या चाहेंगे। झारखंड से सीनियर संवाददाता धीरेन्द्र साहा की रिपोर्ट। हेरगंज दुर्गा पूजा पर्व को लेकर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक की गई, जिसकी अध्यक्ष पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी अजीत कुमार और प्रखंड विकास पदाधिकारी सह अंचलाधिकारी प्रदीप कुमार दास ने संयुक्त रूप से की। इस बैठक में प्रखंड क्षेत्र के सभी दुर्गा पूजा समिति के सदस्य उपस्थित होकर अपने अपने पुराने लाइसेंस जमा करने और रूट चार्ट की जानकारी देने के लिए पहुंचे। पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी कुमार ने श्री दुर्गा पूजा कमेटियों से पूजा को लेकर जानकारी ली और कहा कि जिनका लाइसेंस नहीं बना है वो आवेदन कर दें, उनका कमेटी के लाइसेंस बनवा दिए जाएंगे। लेकिन दुर्गा पूजा पर्व शांतिपूर्वक ही मनाई जाएगी। कई दुर्गा पूजा समितियों ने प्रोग्राम के बारे में बताया कि श्री कुमार ने कहा कि सभी लोग अपने अपनी कमेटी को तैयार कर लेंगे, सभी जगह पर खड़े रहेंगे और निगरानी करते रहेंगे, कोई बड़ी लड़ाई झगड़ा ना करें। अगर ऐसा होता है तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इस मौके पर एसआई अभिषेक कुमार, बिंदेश्वर महतो, जिला परिषद सदस्य चंचला देवी, बिसूत्री अध्यक्ष रामवृक्ष गंजू समेत कई लोग उपस्थित रहे। लातेहार से सीनियर संवाददाता महेश गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।